Assalamualaikum. Today we learn about introduction of enzyme. एंजाइम जो है वो एक जो है ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड है। और अमाइनो एसिड कैसे बनते हैं, वो पेप्टाइड बांड के जुड़ने से बनते हैं। तो क्या है, एंजाइम एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन के तौर पर एक्ट करता है जो है उसके जब वो किसे बनता है, अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड जो है वो पेप्टाइड बांड से बनते हैं। तो एंजाइम की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इसकी ग्लोबल स्ट्रक्चर टूट जाती है, किसी भी वजह से टूट जाती है, तो हमारा एंजाइम जो है वो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ह्यूमंस आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, सब के सब वो जो है अंडर मेटाबॉलिक, मतलब वो जो है उनके में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो प्रोसेस करते हैं, मतलब उनके अंदर होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। जैसे हम में होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन एंजाइम की मौजूदगी में होते हैं। एंजाइम उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक हो गया, एनाबॉलिक हो गया, जितने भी रिएक्शंस होते हैं हम में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरीके से बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो उनमें भी एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, और एंजाइम एक कैटलिस्ट के तौर पर भी रिएक्ट करता है। कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट जो है वो स्पीड अप करता है रिएक्शंस को, और सब्सट्रेट के साथ मिलकर हमें एक प्रोडक्ट देता है। फिर उसके बाद कैटलिस्ट जो है ना वो रिलीज आउट हो जाता है। इसी तरीके से एंजाइम भी कैटलिस्ट के तौर पर रिएक्ट करता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस के साथ मिलता है। बायोकेमिकल रिएक्शन में मतलब इंक्लूड होता है, उस कैटलिस्ट के तौर पर रिएक्ट करता है। उसके बाद जब सब्सट्रेट के साथ मिलता है एंजाइम, उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट के बाद जब एंजाइम का काम ख़त्म हो जाता है, तो हम जो है वो एंजाइम जो है वो रिलीज आउट हो जाता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जैसे एंजाइम जो है, अब हमें कोई भी रिएक्शन, फॉर एग्जांपल आप ले लें, किसी भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन आपको 2 वीक्स एंड 3 वीक्स में मिल रहा है, उसकी प्रोडक्ट हमें मिल रही है, अगर हम एंजाइम डालेंगे तो वो हमें कम वक्त में मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। इस तरीके से रिएक्शन स्पीड अप हो जाते हैं, और इस तरीके से हम लोगों की रिएक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी हमें जो है उसकी प्रोडक्ट मिल जाती है, हमें वेट नहीं करना पड़ता। बहुत टाइम तो ऐसा भी होता है कि अगर हम कुछ भी कोताही कर लें तो वो पूरे एक हफ्ते का प्रोसेस है एंजाइम की, कोई भी रिएक्शन का, अगर वो हमारी किसी भी कोताही से ख़राब हो जाता है तो हमारी सारी की सारी हफ्ते की मेहनत वो ज़ाया हो जाती है। इसलिए कोशिश होती है कि कम से कम वक्त में, मतलब 12 घंटे 24 घंटे के भी रिएक्शंस होते हैं, उनको हमें देखना पड़ता है। एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से भी हमारे रिएक्शंस ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें एंजाइम हमें ज़रूरत पड़ती है कि उससे हम स्पीड अप कर लें रिएक्शन को। अगर ख़राब भी हो जाए तो हम दोबारा उसे प्रिपेयर कर सकें। मतलब अब 1 वीक में एक रिएक्शन प्रिपेयर हो रहा है तो हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, इसलिए 1 डे में हो रहा है तो फिर उसकी ज़रूरत हमें अच्छी होती है, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हम लोग उससे जो है अच्छे से प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, कम वक्त में प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। इसलिए जो है एंजाइम केमिकल रिएक्शंस में, बायोकेमिकल रिएक्शंस में इंक्लूड होता है। एंजाइम जो है प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, जैसे पहले बताया है, सब्सट्रेट के साथ मिलता है, उसके साथ हमें प्रोडक्ट बना के देता है। प्रोडक्ट बनाने के बाद एंजाइम रिलीज आउट हो जाता है। इसी तरीके से एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत से और एंजाइम होते हैं जो मतलब उनको जो है ना और दूसरे किस्म के सब्सटेंस रिक्वायर होते हैं बहुत से एंजाइम को। मतलब खाली ऐसे नहीं होता कि एक ही एंजाइम हुआ वो एंजाइम स्पीड अप कर लेते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम होते हैं जैसे सच एज कोफैक्टर्स जो हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट हैं। तो कोफैक्टर की डेफिनेशन ऐसे है कि मेटल आयंस जो लूजली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ, और वो कोफैक्टर कहलाते हैं। मेटल आयंस कोई भी हो सकते हैं, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब
जब मेटल आयन जो है लूजली अटैच होंगे एंजाइम के साथ, वो कोफैक्टर बना देंगे। जब कोफैक्टर अटैच होगा उसके साथ, जो कोफैक्टर होगा अटैच, तो फिर जो है कोफैक्टर सब्सट्रेट के साथ रिएक्ट होगा, अटैच होगा, तो वो ना प्रोटीन की शेप को चेंज कर देंगे और एंजाइम को अलाउ करेंगे कि वो जो है कंबाइन हो जाए। मतलब वैसे ये होता है कि ना कोफैक्टर जो है वो सब्सट्रेट और एंजाइम के दरमियान एक ब्रिज के तौर पर एक्ट करते हैं। कोफैक्टर्स एंजाइम और सब्सट्रेट के दरमियान एक ब्रिज के तौर पर एक्ट करते हैं। मतलब अगर अटैचमेंट होगी कोफैक्टर की तो फिर वो प्रोटीन की शेप चेंज होगी। जब प्रोटीन की शेप चेंज होगी तो वो अलाउ करेगी एंजाइम को कि आप जो है सब्सट्रेट के साथ कंबाइन हो जाएं और रिएक्ट कर लें। इसी तरीके से जो कोफैक्टर हैं वो बहुत से केमिकल रिएक्शन में भी डायरेक्टली हिस्सा लेते हैं ड्यूरिंग एज अ कैटलिस्ट या ड्यूरिंग कैटालिसिस के दौरान। कैटालिसिस के दौरान जो है डायरेक्टली ऐड होते हैं कोफैक्टर्स। और कुछ कोफैक्टर ऐसे होते हैं जो ना प्रोवाइड करते हैं सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी जो है वो नेसेसरी होती है एक रिएक्शन के ड्राइवर रिएक्शन, एक रिएक्शन को प्रोसीड अप करने के लिए ज़रूरी होती है। कोफैक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जैसे आ जाते हैं Mg2+, Fe2+, कैल्शियम आ जाता है, एक्टिवेटर आ जाते हैं। और ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कोएंजाइम आ जाते हैं, NAD, निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, अब कोएंजाइम और आ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कोएंजाइम और भी बहुत सी इसके इसी में ये इसी के पार्ट हैं, मतलब एंजाइम के पार्ट्स हैं कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, कोएंजाइम जो हैं वो लूजली अटैच होते हैं नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ दैट पार्टिसिपेट इन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। और कोवलेंटली बॉन्डेड नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। मैं रिपीट कर देती हूँ, कोएंजाइम जो हैं वो लूजली अटैच्ड होते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट। लूजली अटैच नॉन प्रोटीन पार्ट है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच होंगे एंजाइम के साथ तो वो कोएंजाइम होंगे। ठीक है, और कोवलेंटली बॉन्डेड नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम क्या होगा, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। तो बहुत से विटामिन जो हैं लाइक राइबोफ्लेविन जो है ना, ये जो है कोएंजाइम के फंक्शंस के तौर पे एक्ट करते हैं। बहुत से विटामिन, ये एक MCQs है जो आता है कि बहुत कौन सी चीज़ जो है वो कोएंजाइम का फंक्शन है। इनमें वो ऑप्शंस आ जाते हैं कि कौन सी NAD है, FAD है। तो विटामिन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोएंजाइम के फंक्शन के तौर पर, और ये यूज होते हैं टू मेक दे आर यूज टू मेक कोएंजाइम। कोएंजाइम जो है वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम जो है वो सेल जो है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। वो क्या है हाइड्रोजन एक्सेप्टर, कौन सा है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये जो है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जो है वो विटामिन B का बना हुआ होता है, और ये रिक्वायर करता है हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एंजाइम। और एक हाइड्रोजन एटम एक एंजाइम से लेता है और उसके बाद NAD डाई न्यूक्लियोटाइड मतलब NADH बना देता है। जैसे आप लोगों ने क्रिप्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल और जितने भी साइकिल्स होते हैं उनमें ये पढ़ा होगा कि NADH जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है जिसे हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी साइकिल को, जो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आ जाते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड नॉन प्रोटीन पार्ट हैं ऑफ एंजाइम के। ठीक है, अब इसके अलावा और बहुत सी टर्म आ जाती हैं एंजाइम में, आ जाते हैं अपो एंजाइम आ जाते हैं, होलो एंजाइम आ जाते हैं।
तो बहुत से एंजाइम जो है ना वो प्रोस्थेटिक ग्रुप रिक्वायर करते हैं अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब उनको ज़रूरत होती है। प्रोस्थेटिक ग्रुप में जो है ना ये ऑपो एंजाइम और हॉलो एंजाइम इंक्लूडेड है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो फ्रीमली बॉन्ड होता है टू द एंजाइम से, ठीक है, और फिर जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्टिवेट कर देता है एंजाइम को। जो इनएक्टिव एंजाइम होगा, इनएक्टिव एंजाइम विदाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड अपो एंजाइम, और एक्टिव एंजाइम विद अटैच्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड हॉलो एंजाइम। आई रिपीट दिस, जो इनएक्टिव एंजाइम है विदाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप is called apo enzyme, and active enzyme with attached prosthetic group is called holo enzyme, ठीक है। ये इन दोनों में फ़र्क है। जो अपो एंजाइम है वो इनएक्टिव एंजाइम है, और जो अपो एंजाइम है वो एक्टिव है। ये MCQs बहुत रिपीट होते हैं, ये MCQs मतलब रिपीट होता है MDCAT में, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं अपो एंजाइम और हॉलो एंजाइम से। ये दो MCQs तकरीबन होते हैं और ये कंफ्यूज कर देते हैं कि इनएक्टिव कौन सा है और एक्टिव कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि अपो एंजाइम इनएक्टिव एंजाइम है विदाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप, और हॉलो एंजाइम एक्टिव एंजाइम है विद अटैच्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। एंड में हम ये पढ़ेंगे कि 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम होते हैं। पता नहीं, ये मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर की बुक में शायद नहीं है, अगर है अभी तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप इसकी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ले लें। इंट्रासेलुलर एंजाइम होते हैं जिन्हें एंडो एंजाइम कहते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम होते हैं जिन्हें एक्सो एंजाइम कहते हैं। मतलब एंडो एंजाइम वो होते हैं जो विद इन द सेल एक्ट करते हैं, और इनमें द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ प्लांट एंजाइम जो है, प्लांट एंजाइम बहुत से अंदर एंजाइम होते हैं जो ऑलरेडी एक कुदरत की तरफ से होता है। अल्लाह ताला ने प्लांट की ग्रो होती है, उसके अंदर ये एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम रिलीज़ होते हैं। उसके बाद एक फूल या कोई भी फल निकलता है, वो अंदर से ही अपने आप ही एक्ट करते हैं और रिलीज़ होते हैं। रिलीज़ होने के बाद हमें वो एक पौधा निकलता है, वो हमें हासिल होता है, एक फल हमें हासिल होता है। तो उसमें वो जो है एंडो एंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं। बहुत से जो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल बायोकेमिकल रिएक्शंस होगी जिन्हें हमें स्पीड अप करने के लिए, जो हमें बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए जो हमें एंजाइम की ज़रूरत होती है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाते हैं, मतलब एक्सो एंजाइम जो है वो फंजाई, बैक्टीरिया और बहुत से दूसरे प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। जो एंडो एंजाइम हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द लिविंग प्रोटोप्लाज्म। एंडो एंजाइम किससे प्रोड्यूस होते हैं? बाय लिविंग प्रोटोप्लाज्म से, बट दे डू नॉट रिक्वायर इन्वायरमेंट ऑफ अ लिविंग सेल फॉर देयर एक्शन। मतलब वो इन्वायरमेंट ऑफ लिविंग सेल फॉर देयर एक्शन, ठीक है। ये एंडो एंजाइम की बात हो रही है कि एंडो एंजाइम जो हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं? बाय लिविंग प्रोटोप्लाज्म से, और ये रिक्वायर नहीं करते इन्वायरमेंट ऑफ लिविंग सेल अपने किसी भी वर्क के लिए। मतलब उनके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि लिविंग सेल का इन्वायरमेंट कैसा है, उन्होंने अगर उनको ज़रूरत है वो जिस वक्त रिलीज़ होंगे, जो होना होता है उनको वो रिलीज़ होते हैं ताकि पौधा जो है वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। ऑटोमेटिक ही एक तरीके से हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से देन होती है, तो अपनी मर्ज़ी से ही रिलीज़ होंगे तो नहीं होते ना आप। या तो हम ये होता है ना, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर में हम ये कहेंगे कि जब हमें ज़रूरत होगी किसी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए तो हम उसी वक्त ही एंजाइम को डालेंगे, लेकिन इनमें ये होता है कि वो विद इन द सेल होते हैं, तो वो उसी हिसाब से ही रिलीज़ होते हैं जब उनका वक्त आता है, जब उन्हें रिलीज़ होना होता है। तो इसमें और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बहुत से रिएक्शंस जो हैं इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। एक और चीज़ है एंजाइम की इंट्रोडक्शन में, एक्टिव साइट। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक रीजन रखती है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम जो है ना, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ एंजाइम होता है, उस स्मॉल पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ एंजाइम को एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट जो है वो एक स्पेसिफिक
शेप देते हैं एंजाइम को, और इसी तरीके से जो है सब्सट्रेट मॉलिक्यूल फिट इनटू इन इट अ स्पेसिफिक वे। ठीक है, फिर इस तरीके से इसमें बाइंडिंग साइड आ जाती है, कैटालिटिक साइड आ जाती है। जो बाइंडिंग साइड होती है वो जो है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को रिकग्नाइज करती है और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना देती है, तो रिएक्शन एक्टिवेट करता है। फिर ये रिएक्शन जब एक कम्प्लेक्स बन जाता है सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, वो फिर ना एक कैटालिटिक साइड एंजाइम कैटालिटिक साइड को जो है वो एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद वो ये एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइड जो है वो चेंज हो जाती है, चेंज कर देती है सबस्ट्रेट को इनटू प्रोडक्ट में, और फिर उसके बाद एंजाइम रिलीज आउट हो जाता है और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। थैंक यू सो मच। अगर कुछ सवाल, जो भी कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे गलती हुई हो तो उसको आप भूल जाइएगा या माफ़ कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई बात नहीं समझ आती है आप लोगों को तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।